गुड मॉर्निंग बच्चों। दिस इज़ द पार्ट सेवन ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पार्ट 7 है और इसमें हम स्टडी करेंगे इन 3 सेल ऑर्गेनेल की गोल्गी बॉडी, 2 सेल ऑर्गेनेल गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स. We will also study the basic differences between plant cell and animal cell, and also the differences between prokaryotic cell and eukaryotic cell, and this is the last video of this chapter. Okay, so let us start. तो बच्चों, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि मान लिया जाए कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो इन्वेजिनेशन से, इसकी फोल्डिंग से क्या बनेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनेगा. इस तरीके से इसकी फोल्डिंग होती है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है. और अब यहाँ पर जो स्मूथ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ये स्मूथ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिटेच होके, इसके जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो डिटेच होके एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होते जाते हैं इस तरीके से, और एक नए सेल ऑर्गेनेल का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं गोल्गी एपेरेटस या गोल्गी बॉडी के नाम से भी जानते हैं. मैंने आपसे जिक्र किया था कि यहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डायरेक्ट भी वेसिकल बन के लाइसोसोम का फॉर्मेशन हो सकता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी वेसिकल डायरेक्ट बन जाए, यहाँ से ये टुकड़ा टूट जाए और डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर आ जाए तो लाइसोसोम बन सकता है. सिमिलरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी ये वाला पार्ट इस तरीके से टूट के स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जाता है और ये भी लाइसोसोम का फॉर्मेशन कर देता है. लाइसोसोम का फॉर्मेशन कहीं कैसे भी हो सकता है. तो आप यहाँ पर देखिए कि ईच एंड एवरी सेल ऑर्गेनेल है ना, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल वी कैन से आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन हुआ है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लाइसोसोम का फॉर्मेशन हो सकता है और उसी से गोल्गी बॉडी का फॉर्मेशन भी हो सकता है. अब ये सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं इनके स्ट्रक्चर में चेंज आने से, बट देयर ओरिजिन जो है वो लगभग एक ही जगह से इनका ओरिजिनेट होता है, लेकिन स्ट्रक्चर में चेंज आने से, इनके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उनके चेंज आने से इनके फंक्शंस भी डिफरेंट हो जाते हैं. ठीक है. तो चलिए गोल्गी बॉडी के बारे में भी खास बात कर लेते हैं, है ना. चलिए. तो गोल्गी बॉडी को सबसे पहले किसने देखा था? कैमिलियो गोल्गी, ये साइंटिस्ट का नाम है. इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा है गोल्गी एपेरेटस. ठीक है. इन्हीं के नाम पे गोल्गी एपेरेटस नाम पड़ा है. द फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट कैमिलियो गोल्गी. इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स एंड सिस्टर्नीज, है ना. वेसिकल्स एंड सिस्टर्नीज, ये जो टर्मिनल एंड है इनका, ये वेसिकल्स में फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो मिडिल स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज सिस्टर्नीज. ओके. इट फंक्शंस इंक्लूड्स द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ सेल प्रोडक्ट. क्या क्या? एक तो स्टोरेज, दूसरा मॉडिफिकेशन और तीसरा पैकेजिंग ऑफ सेल प्रोडक्ट. सेल के अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको या तो ये स्टोर करेगा, मतलब स्टोर भी करेगा, मॉडिफिकेशन भी करेगा उसके अंदर, और उसको पैक्ड करके भी रखेगा. ठीक है. तो ये इसका बेसिक फंक्शन है. अब ये ऐसे कौन कौन से चीज़ें हो सकती है जिनको ये स्टोर करके रखेगा, जिनको ये पैक करके रखेगा, जिनको मॉडिफाई करेगा? तो ठीक है, वो हो सकते हैं प्रोटीन हो सकते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, और वो फैट हो सकते हैं. ठीक है. क्या क्या हो सकते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को ये स्टोर, मॉडिफिकेशन और पैक्ड करने का काम करता है. द कॉम्प्लेक्स शुगर आर मेड अप बाय द सिंपल शुगर इन द गोल्गी एपेरेटस. ठीक है. जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है जिसको हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स शुगर, उसको ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है. यानी कि जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं उन पॉलीसैकेराइड्स को ये तोड़कर मोनो और डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करता है. तो ये भी यहाँ पर क्या हुआ? मॉडिफिकेशन हो गया. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम. हमने पहले ही बात कर ली थी कि लाइसोसोम के बनाने में भी ये इन्वॉल्व होता है. ठीक है. और ये इन जैसे कुछ चीज़ों को स्टोर करके रखता है ना, तो स्टोर करने में जनरली ये सिक्रेटरी मटेरियल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे आपने थायराइड ग्लैंड का नाम सुना होगा. ठीक है. तो
थायराइड ग्लैंड में जो थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट होता है वो थायराइड ग्लैंड की जो सेल्स होती है उनकी गोल्गी अपैरेटस में स्टोर होता है और वहाँ से सिक्रेट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टोरेज और उसके बाद में एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट उसको सिक्रेट करने का काम भी करते हैं, ठीक है। सो राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय पैलेड, क्या नाम है, PALAD, पैलेट, DE, पैलेट was discovered ribosome. That's why ribosome is also known as palate granule, and this cell organelle is responsible for synthesis of protein. That is why it is also called as protein synthetic machine, ठीक है, protein synthetic machine. Okay, ribosome makes proteins, okay, located through the cell and on the ER, ठीक है, throughout the cell. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होगा, रफ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में जब हम बात करेंगे तो ये उसके प्रोटोप्लाज्म में आपको मिलेगा, वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती नहीं है, ठीक है। हैव 2 पेयर्स लार्ज सब यूनिट। आप देखिए ये जो यूनिट इसकी दिख रही है लार्ज सब यूनिट है, और ये जो दूसरी यूनिट है ये स्मॉल सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। और इन दोनों के बीच में ये जो आरएनए होता है इसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए इज सैंडविच्ड बिटवीन द लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट। लेकिन ये कब होता है, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जब प्रोटीन को सिंथेसाइज करना होता है। जब हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा, इस के पहले 1-2 वीडियो पहले हमने डिस्कस किया था कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रांसफ़र होती है डीएनए टू आरएनए, है ना। आरएनए मतलब वो मैसेंजर आरएनए के बारे में बात कर रहे हैं, आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन। सो दिस इज़ द आरएनए। ये जो आरएनए आप बात कर रहे हैं यहाँ पे मैसेंजर आरएनए, वो डीएनए से ही सिंथेसाइज हुआ है, प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन हुई है, और वो आरएनए अब सिंथेसाइज होकर कहाँ आ गया, राइबोसोम के दोनों स्मॉल और लार्ज सब यूनिट के बीच में, और यहीं पर इसका ट्रांसलेशन होगा और क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। 9th क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है फ़िलहाल। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंस लिखने के लिए आता है। बच्चे जो होते हैं वो 1-2 डिफरेंस लिखने के बाद में जो है वो उसको समझ नहीं पाते हैं, वो डिफरेंस लिख नहीं पाते हैं। कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों की ये, ठीक है। तो देखें प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है प्लास्टिड। प्लांट सेल में हम बात करें तो प्लास्टिड होता है जिसको क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड का टाइप है क्लोरोप्लास्ट, आप जानते हैं। यहाँ पर प्लास्टिड नहीं होगा। है सेल वॉल, यहाँ पर सेल वॉल है, यहाँ पर सेल वॉल नहीं है। हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल यहाँ पर लार्ज होती है, बड़ी होती है, एक होती है। स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल्स होती है, काफ़ी हो सकती है, ठीक है। स्टोर एक्सेस ग्लूकोज एज स्टार्च, यानी कि जो फूड रिजर्व होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। यहाँ पर फूड रिजर्व किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। चाहे एनिमल सेल हो, चाहे बैक्टीरियल सेल हो, चाहे फंगिस की सेल हो, इन सभी में ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही होगा, ठीक है। सभी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में होगा। और प्लांट जो भी ऑटोट्रॉपिक सेल होती है, जनरली ऑटोट्रॉपिक सेल होती है प्लांट सेल, चाहे एल्गी की सेल हो, चाहे किसी नॉर्मल एंजियोस्पर्म की हो, ब्रायोफाइट की हो, टेरिडोफाइट की हो, ठीक है। तो वहाँ पर ये स्टार्च के फॉर्म में फूड रिजर्व होगा। हैव प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस, यानी कि जो 2 प्लांट सेल है, मान लीजिए कि ये प्लांट सेल है और एक दूसरी प्लांट सेल है, ठीक है। तो इन दोनों प्लांट सेल को आपस में जोड़ने के लिए, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इन मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में इन 2 सेल को जोड़ने के लिए यहाँ पर सेल वॉल टूटी हुई दिखाई देगी, ठीक है। सेल वॉल टूटी हुई होगी और इस तरीके से इनके बीच में कनेक्शंस होंगे। वो कनेक्शन जनरली किसके थ्रू बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू बनते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो ट्यूब्यूल्स होती है वो यहाँ पर टूट के दोनों सेल के बीच में आ जाती है, अरेंज हो जाती है, और दोनों सेल के साइटोप्लाज्म को एक दूसरे के साथ जो है इंटरकनेक्ट कर देती है। सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस। उनको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस। और यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस नहीं होते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पर गैप जंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, गैप जंक्शंस होते हैं। सिमिलर ऐसा ही होते हैं, लेकिन वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, ठीक है।
गैप जंक्शन होता है इन बिटवीन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, क्योंकि यहाँ तो सेल वॉल तो होगी नहीं, तो दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में कुछ पार्ट ऐसा होता है जहाँ पर साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज हो सकता है. स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज गैप जंक्शन. So in case of plant cell, plasmodesmata connections are present to maintain the cytoplasmic relationship between two nearby cells, and similarly in case of animals, two nearby cells connected with each other by gap junctions. ठीक है, चलिए तो आगे बात कर लेते हैं. आगे ये है कि do not have centrioles. centrioles नहीं होते हैं यहाँ पर, centrioles नहीं होते. centriole हमने सेल का स्ट्रक्चर जब पढ़ा था तो सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है. न्यूक्लियस के पास जब एनिमल सेल को हम देखेंगे तो एनिमल सेल में जो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के पास में एक सेल ऑर्गेनेल होता है, और ये सेल ऑर्गेनेल भी ऐसा है जो विदाउट मेम्ब्रेन होता है. विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल, दैट इज़ कॉल्ड एज सेंट्रियोल. लेकिन जब सेल का जब डिवीज़न होता है तो ये सेंट्रियोल सेंट्रोसोम जो होता है, इसका द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेंट्रोसोम. ओके, ये सेंट्रोसोम बाद में ब्रेक हो जाता है, इसके दो पार्ट टूट जाते हैं दोनों, और दोनों सेंट्रियोल्स यहाँ पर आके स्पिंडल पोल का फॉर्मेशन करते हैं. किसका फॉर्मेशन करते हैं? स्पिंडल पोल का फॉर्मेशन करते हैं. सच सेल ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन प्लांट सेल, लेकिन यहाँ पर प्लांट सेल में इसकी जगह पर क्या होते हैं? एस्टल रेज होते हैं. क्या होते हैं? एस्टल रेज होते हैं. एस्टल रेज. तो यहाँ पर एस्टल रेज स्पिंडल पोल ना बन के यहाँ पर क्या बनेगा? एस्टल रेज लाइक स्ट्रक्चर बनेगा. ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. ये एक डिफरेंस है कोलेस्ट्रॉल वाला, ये आप इसको रहना ही दे तो ठीक है, आप इसको ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस ना करें. कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स के बारे में बात करते हैं, इसको छोड़ दीजिए आप. अभी यहाँ पर आ जाइए. जनरली हैव फिक्स्ड रेगुलर शेप, है ना. अभी आप प्लांट सेल के बारे में बात कर रहे थे तो हमेशा हेक्सागोनल सेल में आपको शेप में दिखाई देगा, फ्लैटेंड सेल होगा, है ना. लेकिन इसका कुछ जनरली एन एमॉर्फस शेप, ठीक है, राउंडेड हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, थोड़ा सा इरेगुलर हो सकता है. अलग अलग तरीके की एनिमल सेल में अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकते हैं. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस हम देख चुके हैं. डीएनए इन साइटोप्लाज्म, डीएनए साइटोप्लाज्म में होगा क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है यहाँ पर, ठीक है, और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन भी नहीं होता है. डीएनए इन न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. नेकेड डीएनए होता है, यहाँ पर डीएनए जो होता है वो पैक्ड होता है, ठीक है, प्रोटीन के साथ में जुड़ के वो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेता है, लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं होता है. सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, इनका डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है, दोनों एंड आपस में जाके जुड़ जाते हैं. लेकिन यहाँ पर लीनियर डीएनए होगा. माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में होगा. 70S राइबोसोम होगा, मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था राइबोसोम के काफ़ी सारे डिफरेंस. 80S राइबोसोम यहाँ पर होगा. नो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल, कोई सेल जितने भी हम सेल ऑर्गेनेल देख चुके हैं अभी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम वगैरह वगैरह, ठीक है, वो सभी यहाँ पर नहीं होते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम. राइबोसोम यहाँ पर है 70S का, यहाँ पर 80S का, ठीक है. पिलीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और यहाँ पर पिलीज एब्सेंट होती है. फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, वो यहाँ पर होंगे, यहाँ पर नहीं होंगे. प्लाज्मिड समटाइम्स प्रेजेंट, ठीक है. प्लाज्मिड का मतलब ये जो सेल होती है, इस सेल में इस सर्कुलर डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा डीएनए भी होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मिड, ठीक है. तो ये जनरली प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ये नहीं होता है प्लाज्मिड्स, ठीक है. सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल यहाँ पर होती है. अब यहाँ पर सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल, अगर वो प्लांट सेल है तो उसमें सेल वॉल है, और यदि वो एनिमल सेल है तो उसमें सेल वॉल नहीं है. यदि वो फंगी है तो भी सेल वॉल है, ठीक है. प्लांट और फंगी दोनों में मिलेगी, एनिमल में आपको देखने को नहीं मिलेगी. फ्लैजिला सॉलिड होते हैं, सेंट्रल सिंगल फाइबर से बनता है. यहाँ पर फ्लैजिला जो होते हैं वो मेम्ब्रेनस होता है, और 9+2 अरेंजमेंट से बनता है. 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, उनसे बनता है. 9 पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स होती है और 2 सेंट्रल ट्यूब्यूल्स से फ्लैजिला बनता है, लेकिन यहाँ पर सिंगल सेंट्रल एक्सिस से बनता है, ठीक है. तो इस चैप्टर का मैक्सिमम पार्ट यहाँ पर कवर हो जाता है. अगर कोई पार्ट बच गया होगा तो एट द टाइम ऑफ क्लासरूम टीचिंग वी विल डिस्कस अबाउट दिस. और इस वीडियो के साथ में क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जिनको आप सॉल्व करिएगा. नोटबुक में इसको लिखिएगा, और जब भी लॉकडाउन ओपन होगा, स्कूल रीओपन होंगे, तब उनको बताइएगा कि आपने कितना काम कर लिया है, ठीक है. बहुत बहुत धन्यवाद.